फिल्म की शुरुआत में हमें बोंग नाम के एक लड़के को दिखाते हैं। बोंग खाना बनाने में माहिर है और ब्लू हाउस में सबसे कम उम्र का शेफ है, जो साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री का ऑफिशियल घर है। उस शाम बोंग को पता चलता है कि वहाँ पर एक चीनी एम्बेसडर के लिए डिनर पार्टी की जा रही है। एम्बेसडर को फिश बोन से एलर्जी होती है, इसलिए बोंग को बिना बोन के एक स्वादिष्ट मछली का व्यंजन यानी कि डिश तैयार करने का ऑर्डर होता है। बोंग उसे ध्यान से सुनता है और तुरंत खाना बनाने लगता है। रात होने पर डिनर तैयार हो जाता है और एम्बेसडर को परोसा जाता है। दुख की बात है कि जैसे ही एम्बेसडर मछली को काटता है, उसमें से एक हुक्म मिलता है। इससे बोंग बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है और क्योंकि कई गार्ड उसे ढूंढने के लिए हवेली की तलाशी लेते हैं। अगले सीन में जांच कर रहे दो पुलिस ऑफिसर बोंग के अपार्टमेंट में आते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हैं। बोंग जानता है कि वो मुसीबत में है, इसलिए वो बालकनी से भागता है और पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। इस भागा दौड़ी के बीच बोंग नीचे स्विमिंग पूल में गिर जाता है और उसका सिर पूल के तल पर लगता है। अब यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। पता नहीं क्यों पर वो गिरता ही रहता है, जबकि एक लड़की उसकी ओर तैरती आती है और उसके होठों पर किस करती है। जब बोंग जागता है तो वो खुद को एक अजीब बिस्तर और उससे भी अजीब कमरे में पाता है। बोंग को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत एक शीशे के पास जाता है। वो आईने में देखकर हैरान रह गया, क्योंकि बोंग को पता चलता है कि वो एक लड़की बन गया है। वो एक सेकंड सोचता है और अंत में समझता है कि गिरने के कारण वो अभी सपना देख रहा होगा। बोंग ये जानने के लिए कमरे से बाहर निकलता है कि क्या हो रहा है, लेकिन बाहर दर्जनों महिलाएं हैं जो झुककर उसे राजकुमारी कहती हैं। इससे हैरान होकर बोंग बिल्डिंग के बाहर भागता है, लेकिन अचानक उसे अपनी जांघों के बीच ठंडक सी महसूस होती है। यहाँ बोंग को एहसास होता है कि वो पूरी तरह लड़की बन चुका है। बोंग इस बात से डरता है और शुरू में उसे लगता है कि उसे सेक्स चेंज ऑपरेशन के लिए किडनैप कर लिया गया है। हालांकि जब वो अपने आसपास देखता है तो बोंग को पता चलता है वो अतीत में टाइम ट्रेवल कर चुका है। इस एहसास से वो सदमे में चला जाता है और अंततः उसे महल में वापस लाया जाता है। अगले दिन बोंग जागता है और एक नौकरानी से अपने बारे में पूछता है, तो ये पता चलता है कि वो साल 1851 में जोसियंस राजवंश में टाइम ट्रेवल कर चुका है। इसके अलावा वो अब राजकुमारी किम सो योंग के शरीर के अंदर है। मामले को बदतर बनाने के लिए बोंग को पता चलता है कि किम राजा से शादी करने वाली है और कुछ ही दिनों में रानी बन जाएगी। नौकरानी ने यह भी बताया कि एक एक्सीडेंट के बाद उसका शरीर झील में तैरता हुआ मिला। किस्मत से सैनिकों ने उसे ढूंढ लिया और महल में वापस ले आए। ये सुनकर बोंग अनुमान लगाता है कि उसकी और किम दोनों की आत्माएं बदल गई होंगी और सोचता है कि घर वापस जाने का रास्ता झील में है। बोंग नौकरानी से उसे झील तक ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसमें कूदकर वर्तमान में लौटने का प्लान बना रहा था। पर दुख की बात है कि कूदने का प्लान फेल हो गया, क्योंकि वो कीचड़ भरी जमीन पर गिरता है। फिर पता चलता है कि बड़ी रानी ने महल के नौकरों को ऑर्डर दिया था कि वे रात में ही झील को खाली कर दे, ताकि कोई भी फिर से पानी में ना गिरे। बोंग इस खबर से निराश है, लेकिन अभी भी मानता है कि पानी ही उसका जवाब है। इसलिए वो खुद को किसी भी वाटर सोर्स में डुबोने की पूरी कोशिश करता है जो उसे मिल सकता था। यहाँ तक कि वो अपना सिर पानी की एक बाल्टी में डाल देता है, जिसका यूज पोछा मारने के लिए किया जाता है। हालांकि उसकी सारी कोशिशें किसी काम नहीं आती। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ गया। बोंग रॉयल फैमिली के रीति रिवाजों से अनजान है, लेकिन अपनी दासियों की मदद से जरूरी विवाह की रस्में पूरी करने में सफल हो जाता है। उस रात बोंग, जो अब रानी है, को राजा के कक्ष में उसके साथ सोने के लिए भेजा जाता है। बोंग इस विचार से भयभीत हो जाता है और राजा को बेहोश करने की उम्मीद में उसे कुछ श्राप देता है। फिर राजा सो जाता है, जिससे बोंग को कुछ राहत मिलती है। अगले दिन बोंग हैंगओवर के साथ उठता है और उसे कुछ खाना दिया जाता है। हालांकि खाना उसको अच्छा नहीं लगता और रॉयल शेफ को ऑर्डर देता है कि वो उसके बजाय रेमन पकाए। शेफ इस डिश को नहीं समझ पाता, लेकिन बोंग के निर्देशों के आधार पर विदेशी भोजन बनाने की कोशिश करता है। शेफ कई बार डिश बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बोंग हर प्रयास में असंतुष्ट रहता है। पहली डिश बहुत हेल्थी है, जबकि बाद के डिशेज बहुत फीके और स्पाइसी हैं। आखिर में शेफ परेशान हो जाता है और हार मानकर बोंग से खुद ही खाना बनाने को कहता है। बोंग अपनी फूड टेक्निक को याद करते हुए डिश तैयार करने का फैसला करता है। बोंग रॉयल किचन में जाता है और तुरंत एक चाकू उठा लेता है। उसकी मेड टेंशन में होती है, क्योंकि राजकुमारी ने बचपन से कभी कुकिंग नहीं की थी। इसलिए मेड अन्य नौकरों के साथ उम्मीद करती है कि वो किचन में गंदगी फैलाएगी। हालांकि नौकरों को बहुत हैरानी हुई जब बोंग ने सब्जियों को बड़ी तेज और तरीके से काटना शुरू कर दिया। वो हर चीज बिल्कुल परफेक्ट साइज में काटती है। आखिर अच्छी डिश पका लेती है। बोंग रेमन को अपने रूम में ले जाती है और अपनी मेड के साथ खाने का स्वाद लेती है। वहाँ रसोई में शेफ बोंग की खाना पकाने की टेक्निक से ईर्ष्या करता है और कहता है कि खाना केवल दिखता अच्छा है, लेकिन इसका स्वाद अच्छा नहीं है। अपनी बात को पक्का करने के लिए रॉयल शेफ बर्तन में बचे हुए भोजन को चखता है। हालांकि जैसे ही वो इसे खाता है, वो इस बात से हैरान रह जाता है कि ये कितना अच्छा है। वो तो सदमे में अपना चम्मच भी गिरा देता है।
इस नोकझोंक के बाद बोंग को अचानक एक आइडिया आता है। नई रानी को एहसास होता है कि वो अपनी खाना बनाने की स्किल से रॉयल फैमिली का दिल आसानी से जीत सकती है। बड़ी रानी ने झील को सुखा दिया, इसलिए अगर बोंग उसे कुछ खाना देकर खुश कर सके तो वो झील को फिर से भरने के लिए सहमत हो सकती है। बोंग तुरंत रसोई में लौट आती है, लेकिन ईर्ष्यालु रॉयल शेफ अपना अधिकार जताता है और उसे बड़ी रानी के लिए तैयार खाने का टेस्ट करने से मना कर देता है। बोंग इससे नाराज हो जाता है और उसे स्पीड कुकिंग कंपटीशन के लिए चुनौती देता है। रॉयल शेफ शुरू में पीछे हट जाता है, लेकिन बोंग के चिढ़ाने के बाद चुनौती स्वीकार कर लेता है। एक नौकर बेल बजाता है और कंपटीशन शुरू होता है। मेन कुक अपना चाकू लेता है और गाजर का एक गुच्छा काटता है। हालांकि रानी के हाथ तेज थे और वह कुछ खीरे आसानी से काट लेती है। कई मिनट तक खाना पकाने के बाद बोंग की डिश तैयार हो जाती है और वो पहले घंटी बजा देती है। इस तरह वो कंपटीशन जीत जाती है। रॉयल शेफ इस बात से नाराज था और वो कहता है कि स्पीड इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्वाद भी शेफ के कौशल की अंतिम परीक्षा होती है। बोंग कॉन्फिडेंटली सहमत हो जाता है और रॉयल फूड इंस्पेक्टर से दोनों डिशेज को चखने को कहता है ताकि पता चल सके कि कौन सा बेहतर है। इंस्पेक्टर बोंग के खाने से सहमत हो जाता है और इसे बेहतर डिश अनाउंस करता है, जिससे उसे रॉयल किचन का इंचार्ज बना दिया जाता है। बोंग अपनी नई पोजीशन का अपने लाभ के लिए उपयोग करती है। फिर वो बड़ी रानी के भोजन को इंस्पेक्ट करती है। बोंग को उसके खाने से पता चलता है कि बड़ी रानी अपने दांत दर्द के कारण खाने में बहुत नखरे करती है। इस प्रकार बोंग ने उनके लिए नरम खाना बनाने का फैसला किया। बोंग तुरंत काम पर लग जाती है और आलू का दलिया बनाना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो बर्तन में थोड़ा दूध डालती है और सही इंग्रेडिएंट डालती है। फिर कभी कभी मिक्सचर को टेस्ट भी करती है। फिर आलू को बर्तन में डाल दिया जाता है। इसके बाद एक सुगंधित प्रस्तुति के लिए डिनर को कुछ फूलों की टॉपिंग के साथ परोसा जाता है। बोंग अंतिम प्रस्तुति से प्रसन्न थी और इसे स्वयं बड़ी रानी को सौंपती है। रानी ने खाने का पूरा आनंद लिया, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये डिश सही नहीं थी क्योंकि ये ठंडी आई थी। टेम्परेचर बदलने के कारण पूरी तरह से मैश किए गए आलू में गांठें पड़ गई, इसलिए स्वाद में थोड़ा बदलाव आता है। इसके अलावा दलिया प्लेट के किनारों पर फैल गया था, जिससे प्रेजेंटेशन काफी प्रभावित हुई। बोंग ये सुनकर थोड़ा उदास हो जाती है और दुखी होकर महल की ओर वापस जाने लगती है। अपनी गाड़ी में बैठे हुए बोंग बड़ी रानी तक भोजन पहुंचाने के लिए अल्टरनेटिव तरीका सोचती है। कुछ ही समय बाद उसके दिमाग में एक अच्छा आइडिया आता है। बोंग एक कपड़ा सिलाती है और अपनी मेड को शाही इंजीनियरों को कुछ इंस्ट्रक्शन देने के साथ कपड़ा पहुंचाने को कहती है। बोंग के इंस्ट्रक्शन पर इंजीनियर एक विशेष फूड डिलीवरी गाड़ी का निर्माण करते हैं जो कपड़े से सभी तरफ से ठीक से छुपी होती है। इस बीच बोंग टेस्टी खाने की एक लिस्ट तैयार करती है और नौकरों से नए डिजाइन किए गए कैबिनेट द्वारा उन्हें वितरित करवाती है। बड़ी रानी गर्म भोजन प्राप्त करती है और इसका आनंद भी लेती है। वो सारा चट कर जाती है। फिर इंजीनियर बोंग के पास लौटते हैं और खुशखबरी सुनाते हैं कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है। कुछ दिनों बाद राजा एक विशाल भोज का आयोजन करता है और पूरे देश से मंत्रियों को आमंत्रित करता है। दुर्भाग्य से भोज के दिन रसोइये बीमार हो जाते हैं और शाही रसोई में स्टाफ की कमी हो जाती है। बोंग ने ये देखा और मदद करने का फैसला किया। वो राजा वाले कक्ष से चुपके से निकलकर किचन में जाती है। बोंग को पता चलता है कि पेंट्री में इंग्रेडिएंट्स कम है क्योंकि उस दिन डिलीवर की जाने वाली किराने की चीजें नहीं आ सकी। कम सामान के साथ बोंग के पास रचनात्मक होने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। रानी अपनी दासियों के साथ मिलकर आलू की एक सिंपल लेकिन अनोखी डिश तैयार करती है। बोंग आलू को छीलकर एक डंडी के चारों ओर लपेटती है और उसे डीप फ्राई करती है जिससे वो क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। मेहमान जब पहले डिश देखते हैं तो शुरू में नाखुश होते हैं क्योंकि वो शाही भोजन के लिए कुछ बेहतर व्यंजन की उम्मीद करते हैं। हालांकि जैसे ही वे इस अनोखे भोजन का स्वाद लेते हैं उनकी आंखें चमक उठती हैं और वे इसके स्वाद पर अचंभित हो जाते हैं। बोंग का दूसरा डिश थोड़ा अधिक कठिन था क्योंकि रसोई में मांस नहीं था। वो क्रिएटिव रूप से बीन्स का उपयोग करके वेजी बर्गर बनाती है जिसके साथ टमाटर का स्वाद भी होता है। बोंग अपने एक्सपेरिमेंट से खुश थी और उसने इसका नाम मैकडोनाल्डू रखा जो प्रेजेंट में मैकडोनल्ड से इंस्पायर था। आलू की तरह ये डिश भी बहुत पसंद की जाती है क्योंकि मेहमान मुंह में पानी लाने वाले इस टेस्टी डिश का स्वाद लेते हैं। आखिरी डिश के लिए बोंग एक ट्विस्ट के साथ एक क्लासिक जेली मिठाई बनाती है। वो जेली स्टिक पर विशेष संदेश लिखती है और उन्हें फ्यूचर जेली कहती है क्योंकि मिठाई खाने के बाद आपको आपका फ्यूचर पढ़ने को मिलता है। मेहमान क्लासिक जेली का आनंद लेते हैं और अपने अपने फ्यूचर को पढ़ने में मजा लेते हैं। शुरुआती दिक्कतों के बावजूद बोंग के खाना पकाने की वजह से ये भोज सक्सेसफुल रहा। बड़ी रानी जो भोज में भी शामिल हुई थी बोंग की स्किल से खुश हो गई और अंततः उसे कुछ मांगने को कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के बोंग ने झील को फिर से भरने के लिए कह दिया। महारानी उसकी बात मान जाती है और नौकरों को काम शुरू करने का आदेश देती है। ये अफसोस की बात है कि वो 19वीं सदी थी और उस समय कोई उन्नत मशीनें नहीं थी, इसलिए नौकरों को पानी लाने के लिए सिर्फ लकड़ी की बाल्टियों का ही इस्तेमाल करना पड़ता। ये तरीका धीमा है क्योंकि नौकरों को शहर के कुएं से झील तक लंबा सफर तय करना
करना पड़ता है। बोंग परेशान होकर तुरंत एक नया तरीका अपनाती है। वो नौकरों को एक जगह रोककर बाल्टी पास करने को कहती है। इससे काम तेज और आसान हो जाता है। सभी मेहनत से जुटे रहते हैं जबकि बोंग पूरी प्रक्रिया पर नजर रखती है। कई दिन बीत गए लेकिन झील भरी नहीं थी। बोंग इंतजार करते करते थक जाती है। फिर भारी बारिश शुरू होती है जो धीरे धीरे झील को भर देती है। बोंग खुशी से नाचती है और कुछ घंटों बाद झील भर जाती है। बोंग किनारे पर जाकर आधारशिला पर अपना नाम लिख देती है। इसके बाद वो झील में कूद जाती है और पानी के नीचे डूब जाती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने फिल्म की शुरुआत में किया था। जब बोंग की नींद खुलती है तो वो खुद को अस्पताल में पाकर हैरान रह गया और अपने बिस्तर से कुछ मीटर की दूरी पर एक ऑफिसर को सोते हुए देखा। वो चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन ऑफिसर जाग जाता है और तेजी से उसका पीछा शुरू हो जाता है। बोंग उससे दूर भागने में कामयाब हो जाता है लेकिन 2 और ऑफिसर वहाँ आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। हताश होकर बोंग एक ऊंचे प्लेटफॉर्म से नीचे कूद जाता है और उन आदमियों से बचता हुआ सड़क पर दौड़ता है। वह तुरंत एक पब्लिक लाइब्रेरी में जाता है और इतिहास की किताब खोजता है। वहाँ उसे जोसियन राजवंश के बारे में एक किताब मिलती है और वो मुस्कुराता है, यह जानकर के भी वो अब इतिहास का हिस्सा बन गया है। हालांकि यादों की गलियों में उसकी वो यात्रा अचानक बाधित हो जाती है जब पीछा करने वाले ऑफिसर लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। बोंग फिर से भागने की कोशिश करता है लेकिन ऑफिसर उसे समझाते हैं कि उसे अरेस्ट करने नहीं आए हैं। यहाँ पता चलता है कि जोसियंस राजवंश में उसकी टाइम ट्रेवल के कारण वर्तमान बदल चुका है। अब पुलिस उसका पीछा नहीं कर रही बल्कि वे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ है, क्योंकि बोंग अब एक मुखबिर बन चुका है और उसने एक करप्ट ऑफिसर को एक्सपोज किया है। बोंग पास के कंप्यूटर पर जाता है और अपने क्लेम्स की कंफर्मेशन के लिए वेब पर सर्च करता है। कुछ ही देर बाद उसे पता चलता है कि वे सही कह रहे हैं क्योंकि इतिहास और वर्तमान सच में बदल चुके हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी अतीत में छोटा सा बदलाव भविष्य को बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आशा है कि आपको इस वीडियो ने कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगली बार फिर मिलेंगे और एक दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद और याद रखें, हर कदम भविष्य को प्रभावित करता है। अगली बार तक के लिए अलविदा।